हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम एडुटेरिया के बीएसएससी प्रैक्टिस सेट की बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को देखेंगे। गला में पेन होने की वजह से भी 2-3 दिन से मेरा वीडियो नहीं आ पा रहा था, क्योंकि मेरे गला में बहुत ज़्यादा पेन था, तो इसके लिए सॉरी। बट आज से कंटिन्यू आप लोगों को वीडियो आते रहेगा। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि ज्ञान बिंदु का जो प्रीपेड ऑनलाइन आप लोगों ने कोर्स बहुत लोग बीएसएससी का खरीदे होंगे, तो उसका भी अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट चाहते हैं कि हम उसे लेके आएँ, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। तो हम उसे उसका भी वीडियो हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे। ठीक है, तो आज के प्रैक्टिस सेट 9 नंबर को हम देखते हैं, जो बीएसएससी के लिए होगा। और मैथ और रीजनिंग का जो भी प्रैक्टिस सेट होगा, उसे हम इस वीडियो में सिर्फ आंसर बता देंगे एंड नेक्स्ट आपको एक्सप्लेनेशन पीडीएफ में हमारे मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के पहला प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो आपका करंट अफेयर से देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि ओलंपिक 2020 में महिला कलात्मक जिम्नास्टिक आयोजन में भारत की एकमात्र प्रतिनिधि कौन रही है। तो ओलंपिक 2020 में महिला कलात्मक जिम्नास्टिक आयोजन में भारत की एकमात्र प्रतिनिधि रही है प्रणीति नायक। ये जो है प्रणीति नायक ओलंपिक 2020 में महिला कलात्मक जिम्नास्टिक स्पर्धा में भारत की एकमात्र प्रतिनिधि रही है। अगला देखिए कि कौन भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है। तो भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर जो बना है ये केवड़िया बना है। केवड़िया कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात का केवड़िया शहर जो है ये भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है। ठीक है, और यहाँ जो है केवल इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की अनुमति होगी और गुजरात के केवड़िया में सिर्फ बैटरी से चलने वाले वाहनों का ही इस्तेमाल होगा, जिससे क्या होगा कि जलवायु परिवर्तन और बढ़ते प्रदूषण में कमी आएगी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, ए टाइम फॉर मिर्ची। ए टाइम फॉर मिर्ची का मतलब है पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक है जॉन ग्रिशम। जॉन ग्रिशम की पुस्तक है ए टाइम फॉर मिर्ची। ठीक है, मार्ची बोलते हैं इसको। उसके बाद देखिए इसके लेखक कौन है? जॉन ग्रिशम। जॉन ग्रिशम इसके करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करें कि ब्रैडन टेलर की कौन सी पुस्तक है, तो ब्रैडन टेलर की एक पुस्तक है, उसका नाम है रियल लाइफ, है ना। रियल लाइफ इनकी एक पुस्तक का नाम है। उसके बाद थिंक लाइक ए मॉन्क किनकी है? तो ये जैसे ठीक ही है। थिंक लाइक, सॉरी के होगा यहाँ पे, थिंक लाइक ए मॉन्क, ये जैसे ठीक ही है। एंड नेक्स्ट आपका है अरुंधति राय की। आप लोगों को उसका याद होगा कि आज़ादी, फ्रीडम, फैसियम, फिक्सन, ये जो है अरुंधति राय की है। तो टाइम फॉर मिर्ची किसकी है? टाइम फॉर मिर्ची जो है ये जॉन ग्रिशम की पुस्तक है। अगला है किस देश ने नूरा अल मतोसी को अपने पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया है। तो किस देश ने नूरा अल मतोसी को अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया है? तो वो जो हो जाएगा आपका यूएई हो जाएगा। यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात जो है वो अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में देश के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया है, जिसमें नौरा अल मतरोसी और मोहम्मद अल मुल्ला ये भी एक हैं, लेकिन प्रथम महिला इससे शामिल किया है, इनका नाम है नूरा अल मतोशी। ठीक है, और इन्हें जो देखिएगा कि ये जो है मात्रोसी संयुक्त अरब अमीरात की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होगी। प्रश्न नंबर 5 देखिए, किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है अमेरिका ने, यूएसए ने। अमेरिका जो है अमेरिकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत और अमेरिका के राजनीतिक साझेदारी को बढ़ाने और उनके नेतृत्व के लिए अमेरिका का जो शीर्ष सम्मान है ये लीजन ऑफ मेरिट, इससे सम्मानित किया जाएगा। किस राज्य के चाकहाओ अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेत का जीआई टैग प्रदान किया गया है? भौगोलिक संकेत इसको जीआई टैग कहते हैं। तो चाकहाओ इसका मतलब होता है, चाकहाओ ये उसका भाषा है वहाँ जिस राज्य का है ये, इसका अर्थ है काले चावल। ये जो है काला चावल कहाँ का? मणिपुर का। मणिपुर में इसे चाकहाओ कहा जाता है और चाकहाओ को मणिपुर में जीआई टैग प्रदान किया गया है।
और ये जो है अपने आकर्षक रंग और सुगंधित स्वाद के लिए इसे दिया गया है। 7 नंबर देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू की है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू किया है? तो बलराम योजना का शुरुआत उड़ीसा राज्य ने किया है। ये जो है बलराम योजना भूमिहीन किसानों को फसल ऋण प्रदान करने के लिए दिया जाएगा और इस योजना के तहत सरकार 7 लाख रुपया, कितना 7 लाख रुपया भूमिहीन किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। बिहार में बाल बजट की शुरुआत कब से की गई है? तो बिहार में बाल बजट की शुरुआत जो है 2013 से 14 के बीच की गई है। बिहार में बाल बजट की शुरुआत 2013 से 14 में है, जिसमें कि बाल कल्याण से संबंधित सभी योजनाओं के विवरण प्रस्तुत किए जाते हैं और 2018 से 19 के बीच बच्चों के विकास पर व्यय जो दिया जाएगा वो 23.3% दर से बढ़ा है। अगला देखिए, बिहार में भूमि सुधार से संबंधित सॉफ्टवेयर चक बिहार का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो बिहार में भूमि सुधार से संबंधित सॉफ्टवेयर जिसका नाम चक बिहार है, इसका निर्माण जो किया गया है वो IIT रुड़की के द्वारा किया गया है। बिहार में भूमि सुधार के अंतर्गत भूमि को चकबंदी करने के उद्देश्य से चक बिहार एक सॉफ्टवेयर है जिसको विकसित किया है IIT रुड़की ने और इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रत्येक साल 12,000 गाँवों में चकबंदी करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रश्न नंबर 10 को देखिए कि कौन सा देश ICC महिला T20 विश्व कप 2023 की मेज़बानी करेगा? तो ICC जो 8वां होगा 2023 में T20 महिला कप, उसका आयोजन किया जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो था, जो 1992 से 1997 में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। अगला देखिए, जब सकल घरेलू उत्पादन में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? तो देखिए कि जब कोई सकल घरेलू उत्पादन में से क्या करता है, उत्पादन की प्रक्रिया को प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी से घटा दिया जाता है तो उसे निव्वल घरेलू उत्पाद कहते हैं, यानी NDP कहते हैं। निव्वल घरेलू उत्पाद NDP कहते हैं। 13 नंबर देखिए कि निम्न में से कौन सा मुद्रास्फीति बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है? तो फ्लिप्स वक्र जो है ये मुद्रास्फीति बेरोजगारी के संबंध को दर्शाता है। मुद्रास्फीति कम होने से क्या होता है? बेरोजगारी बढ़ जाती है और मुद्रास्फीति अधिक होने से बेरोजगारी घटती है। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी? तो देखिए न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास ये जो था आपका, ये 9वीं पंचवर्षीय योजना का, किसका? 9वीं पंचवर्षीय जो 1997 से 2000 तक चला था। कब तक? 2000 तक चला था, 1997 से, और इसको प्राथमिकता दी गई थी। प्रश्न नंबर 15 देखिए, किसी द्रव्य की बाष्पन दर क्या होती है? तो किसी द्रव्य के जो बाष्पन दर होता है वो किस पे निर्भर करता है? तो वो पहला निर्भर करता है द्रव्य के तापमान पर, उसके बाद चारों ओर वायु के ताप पर एवं द्रव के सतह के क्षेत्रफल पर। ये 3 चीज पर जो है किसी द्रव के वाष्पन दर निर्भर करता है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी। द्रव के तापमान पर निर्भर करती है, चारों ओर वायु के ताप पर निर्भर करती है और द्रव की सतह के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सौर मंडल का हेलियोस्टेरिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये सौर मंडल का एक मॉडल है हेलियोस्टेरिक, और इसको जो प्रस्तुत किया था वो निकोलस कॉपरनिकस ने प्रस्तुत किया था। किसने? निकोलस कॉपरनिकस ने प्रस्तुत किया था। और इस सिद्धांत में कॉपरनिकस ने बताया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है। सूर्य जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र पर है और ग्रह इसकी परिक्रमा करता है, और इन्हें सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर।
निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? तो मानव के द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह यूरेनस है। यूरेनस खोजा गया था ये मानव के द्वारा। कब किया गया था? 1781 में। और कौन से मानव खोजे थे? विलियम हर्सले। विलियम हर्सले का नाम याद रखिएगा, इन्होंने यूरेनस का खोज किया था विलियम हर्सले के द्वारा। और अरुण जो है, अरुण यानी यूरेनस, ये ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम की ओर और सूर्यास्त पूर्व की ओर होती है, ये भी याद रखिएगा। अगला है, द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये प्रश्न जो है बहुत इजी प्रश्न लग रहा है और आप लोगों को पता भी होगा, जरूर इसका आंसर आप लोग बताएंगे। ठीक है, इस प्रश्न के आंसर के लिए हम आप लोगों पे छोड़ते हैं, लास्ट में हम आपका इसका आंसर बता देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लट्ठू को घुमाना किसका उदाहरण है? तो लट्ठू को घुमाना ये किसका उदाहरण है? तो ये जो आपका हो जाएगा अभिकेंद्री बल का उदाहरण है। अभिकेंद्री बल का उदाहरण सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए, जब हम किसी लट्ठू को क्या करते हैं, घुमाते हैं, तो क्या होता है उसमें जो वो मतलब फोर्स जो है किधर लगता है? केंद्र की ओर लगता है। केंद्र की ओर जो फोर्स लगता है, जैसे कि हम लोग साइकिल को टर्निंग पे राउंड करते हैं, ऐसे घुमाते हैं, तो जब साइकिल को आप ऐसे टर्न कीजिएगा तो झुकाव आपका किधर? केंद्र की ओर होगा। दैट मीन्स कि लड्डू का घूमना भी यही है। ठीक है, तो ये अभिकेंद्री बल का उदाहरण है। अगला देखिएगा, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम आपको बता देते हैं 18 नंबर का, कि द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना अगर कोई चीज़ सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न नंबर 21। वास्तविक वस्तु हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। तो वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण कौन सा होता है? तो वो दर्पण आपका हो जाएगा समतल एंड उत्तल दर्पण। समतल और उत्तल दर्पण जो होता है, ऑप्शन नंबर डी, समतल या फिर उत्तल दर्पण, ये प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा व आभासी बनाता है। ये तो उत्तल दर्पण बनाता है, लेकिन अगर समतल दर्पण की अगर हम बात करें तो ये प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनाता है। समतल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनाता है? हमेशा सीधा बनाता है। अगला देखिए कि कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं? तो जब कोहरा लगता है तो हम किसके कारण नहीं देख पाते हैं? प्रकीर्णन के कारण। जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है, मान लीजिए कि यहाँ से प्रकाश गुजरता है, ठीक है, प्रकाश यहाँ से गुजरना स्टार्ट किया और ये क्या करता है कि जब धूल और सूक्ष्म कण, इसमें धूल और कण सूक्ष्म कण मौजूद हो जाते हैं, ठीक है, जब भी सूर्य का जब लाइट आता रहेगा रूम में तो उसमें देखिएगा कि कभी छिटा छिटा दिखाई देगा, तो वो क्या होता है? वो सब धूल कण ही होते हैं। तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में क्या हो जाता है? बंट जाता है। प्रकाश जो है सभी दिशा में बंट जाता है और इस परिघटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और इसी प्रक्रिया में प्रकाश का अवशोषण और पुनः उत्सर्जन होता है, जिससे कोहरे के समय हम देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो प्रकीर्णन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन के लिए सक्षम बनाता है? तो पौधे का कौन सा हिस्सा होता है जो पानी और खनिज के परिवहन के लिए सक्षम बनाता है? तो वो आपका जाइलम होता है। जाइलम एक उत्तक होता है जो पौधे को पानी और खनिज के परिवहन के लिए सक्षम बनाता है और जाइलम पौधे को यांत्रिक धृष्टता प्रदान करता है। और पौधे की आयु का अगर गणना करना हो तो जाइलम उत्तक के वार्षिक वलय को गिनकर किया जाता है। जाइलम उत्तक के वार्षिक वलय जो होता है, इसी को काउंट करके किसी पौधे का आयु ज्ञात किया जाता है। अगला है कि मानव शरीर में लैंगरहैंस की द्वीपिका कहाँ पाई जाती है? तो हमारे शरीर में जो लैंगरहैंस की द्वीपिका होती है वो अग्नाशय में पाई जाती है। कहाँ पे? अग्नाशय में। और इसमें बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है। इसमें से कौन निकलता है? बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है। अगर हम अल्फा कोशिका की बात करें तो इससे ग्लूकॉन स्रावित होता है। क्या? ग्लूकॉन स्रावित होता है। और गामा से क्या होता है? तो इससे कोशिका में से सोमेनेस्टिक्स नामक एक हार्मोन निकलता है, ठीक है, जिसको हम लोग डेड सेल कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, सॉरी डेल्टा होगा, ये गामा नहीं, इसको डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, डेल्टा कोशिका से क्या निकलता है? तो सोमेटोस्टेटिक, लिख देते हैं यहाँ पे, सोमेटोस्टेटिक, ये इसका नाम होता है सोमेटोस्टेटिक।
ये हार्मोन निकलता है किससे? डेल्टा कोशिका से। ठीक है, अगला देखिए, इनमें से किस योगदान के लिए एडमंड जेनर प्रसिद्ध हैं? तो एडमंड जेनर जो है वो टीका की खोज के लिए जाने जाते हैं, यानी वैक्सीनेशन योगदान रहा है इनका, और इन्होंने ही सर्वप्रथम चेचक के टीका का आविष्कार किया था। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था, चेचक के। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर, निम्न में से कौन सा या से सही सुमेलित है? तो देखिए दिया हुआ है कि आर्सेनिक 74 ये ट्यूमर के लिए है, करेक्ट है। सोडियम 24 ये रक्त के थक्के के लिए सही है। कोबाल्ट 16 कैंसर का पता लगाता है, सही है। तो ये सभी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है। आर्सेनिक 74 ट्यूमर का पता लगाता है, सोडियम 24 रक्त के थक्के का, कोबाल्ट 60 कैंसर का। अगला देखिए, डीपीटी वैक्सीन में बी किसे संदर्भित करता है? तो डीपीटी जो वैक्सीन होता है उसमें पी संदर्भित करता है। सबसे पहले डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीपीटी का फुल फॉर्म होता है कि इसमें जो होता, इसका जो देखिए इसमें पी जो हो जाएगा वो हो जाएगा पर्टेसिस का कहा जाता है। डीपीटी वैक्सीन में पी पर्टुसेसिस को संदर्भित करता है, और इसका फुल फॉर्म होता है डिप्टेरिया पर्टेसिस टिटनेस, है ना। टी क्या चीज़ को? टिटनेस को, और डी डिप्टेरिया को। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता या आती है? तो स्तनधारी के अंतर्गत छिपकली नहीं आती है, नहीं आता है। छिपकली जो है वो रेप्टाइल वर्ग यानी सरीसृप होता है। कैसा होता है? सरीसृप वर्ग का होता है। वहीं पे चूहा, बिल्ली, गिलहरी ये सभी इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर सांप, घड़ियाल, कछुआ ये सभी सरीसृप वर्ग में ही आते हैं। ठीक है, और हम लोग जो है स्तनधारी जैसे मनुष्य हो गया, बिल्ली, चूहा, गिलहरी ये सभी जो आ जाते हैं मैमल्स में आ जाते हैं, यानी स्तनधारी में। 29 नंबर देखिए, निम्नलिखित जीव समूहों में कौन सा जीव समूह मुकुलन का द्वारा प्रजनन करता है? तो सिलेंट्रेटा जो होता है ये मुकुलन के द्वारा प्रजनन करता है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप मूंगा ले लीजिए, हाइड्रा, स्पंज, ये सभी जो है मुकुलन के द्वारा प्रजनन करते हैं। 30 नंबर है कि मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? तो देखिए हमारे ब्लड में जो 55% होता है वो प्लाज्मा होता है। एक स्वस्थ मनुष्य की अगर हम बात करते हैं तो 5 से 6 लीटर उसमें रुधिर पाया जाता है। ठीक है, और यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? एक तरल संयोजी ऊतक होता है हमारा जो ब्लड होता है सो। ठीक है, और ये 2 भागों से मिलकर बना होता है, एक तो प्लाज्मा होता है और दूसरा रुधिराणु होता है। प्लाज्मा 55% होता है और 45% आपका रुधिराणु होता है। 45%, दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मानव रक्त में अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो 55% है, बता ही दिए हैं। जबकि इसमें जल की मात्रा कितना होता है? 90% हमारे ब्लड में जल होता है, और अन्य पदार्थ 10% होता है। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? तो आपका पित्ताशय जो है एक ग्रंथि नहीं है। ये जो है नाशपाती के आकार का एक थैली है। कैसे आकार का? नाशपाती के आकार का। जो हमारे यकृत से निकलने वाला पित्त रस इसमें जमा कर हो जाता है, और पित्त रस पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है जिसका पीएच मान कितना होता है? 7.7 होता है। और पित्त रस जो होता है वो लवणों की सहायता से वसा का पायसीकरण एवं विखंडन करता है, जिसमें वसा का पाचन क्या होता है? आसानी से हो जाता है। अगला देखिए 32 नंबर, रक्त क्षीणता, जिसको हम लोग एनीमिया के नाम से जानते हैं। ब्लड की कमी से एनीमिया होता है। स्थिति में किसकी वजह से उत्पन्न होता है? तो हमारे ब्लड, ये तो हमको पता है कि ब्लड की कमी से एनीमिया रोग होता है, लेकिन ब्लड में क्या? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ऑक्सीडेंट की कमी, किसकी कमी? तो हमारे ब्लड में अगर आरबीसी की कमी हो जाती है तो क्या होता है कि रक्त क्षीणता यानी एनीमिया होता है। ठीक है, अगला देखिएगा, अब यहाँ से रीजनिंग का प्रश्न है, इसका हम आंसर बता देते हैं, आप लोग खुद कर लीजिएगा। देखिए आपको इक्वेशन है, Q का अर्थ जोड़ है, J का अर्थ गुना है, T का अर्थ माइनस है, K का अर्थ भाग है। तो इस पे आपको पुट कर देना है साइन को। जैसे कि K का अर्थ क्या बोला? तो K का अर्थ भाग बोला, तो 18/3 कर दीजिएगा। Q का अर्थ जो बोला वो डाल दीजिएगा, साइन डालना है, और आपका आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर 12 बी। अगला देखिए, यदि किसी कूट भाषा कुक को DPDL लिखा जाता है तो इसी कूट भाषा में हेन को किस प्रकार लिखेंगे? तो जिस प्रकार हेन को लिखेंगे उसी तरीके कुक को क्या, हेन को क्या लिखेंगे? IFO इसका करेक्ट आंसर होगा। 35 नंबर देखिए, कथन स्टेटमेंट वाला प्रश्न है आपका। कह रहा है कि सभी चट्टानें खनिज हैं। मान लीजिए
कि एक कोई चट्टान है, ठीक है, ये चट्टान है। अब कह रहा है कि सभी चट्टान क्या है, खनिज है, ठीक है, तो ये खनिज हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि सभी खनिज अयस्क हैं, तो सभी खनिज आपका अयस्क हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, अयस्क हो गया। तो अंदर चट्टान, फिर खनिज, फिर अयस्क हो गया। तो अब कह रहा है कि केवल सभी चट्टानें अयस्क हैं, सभी चट्टानें आपके अयस्क हैं, क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है। कि अब इसका कह रहा है कि सभी खनिज चट्टानें हैं, क्या सभी खनिज जो हैं ये चट्टानें हैं? नहीं, सभी चट्टानें खनिज हैं, ये उल्टा है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोनों निष्कर्ष नहीं, केवल आपका एक जो है वो करेक्ट दिया हुआ है ना। 7 जून 1984 को गुरुवार था, क्या था, 7 जून 1984 को गुरुवार था, ठीक है। और वही बात कह रहा है कि 7 जून 1983 को, 7 जून 1983 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए अधिवर्ष यानी जिसे लीप ईयर में शेष दिन कितना, 2 होता है। लीप ईयर 2 मतलब जितना टाइम का डिफरेंस हुआ उसमें 2 जोड़ लीजिए, तो 2 दिन हो गया, यानी गुरुवार के 2 दिन बाद क्या मंगलवार हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यदि कूट भाषा लिक्विड को PMUYMH लिखा जाता है, उसी कूट भाषा स्पेस को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अंक ज्ञात कीजिए। 19, 24, 22, 27, 25। देखिए आप नंबर को, क्या नंबर बढ़ रहा है या घट रहा है? तो नंबर पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, ये चीज़ आप फिल कर रहे होंगे, यानी कि अल्टरनेट नंबर आपको दिख रहा होगा। तो इस प्रश्न का आंसर देखिए, सबसे पहले 19 से 24, 19 से 24 में 5 ऐड हो रहा है, ठीक है। 24 से 22 के बीच कितना माइनस हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है। 27 से 25 कितना ऐड हो रहा है, 5 ऐड हो रहा है, तो माइनस कितना, अब 2 हो जाएगा। 25 में से 2 माइनस कर दी, 25 में से क्या करना है आपको, -2 में जाना है। तो 27 से 25, 27 देखिए एक बार फिर से, सॉरी, 19 से 24 में कितना ऐड हुआ, 5 ऐड हुआ। तो 24 से 22 के बीच कितना का माइनस, 2 का माइनस हो गया। फिर 22 से 27 के बीच 5 जोड़ हो गया। और 25 में क्या करना है आपको, 25 से इधर आना है, तो इसमें 5 हो जाएगा, 30 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इसका आंसर देख लिए, 27 से 25 में -2 हो जा रहा है तो 25 से आपको 5 आगे बढ़ना है, तो कितना, 30 नहीं हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज की संख्या आपको ज्ञात करना है। तो सिंपल सा बात है, इसमें टोटल त्रिभुज कितना होगा, 6 होगा। देखिए इसका कोई ट्रिक नहीं है याद करने का, ये सब चीज़ आपको काउंट करके ही पता करना होगा, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों का शब्दकोश के अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए इसे आप लोग डिक्शनरी, जैसे डिक्शनरी में वर्ड पहले खोजते थे, तो कैसे कैसे वर्ड खोजते थे, कौन से वर्ड के बाद आप कौन वर्ड खोजते थे, उसी तरीके से शब्दकोश दिया हुआ है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सार्थक क्रम को दर्शाता है? तो देखिए सार्थक क्रम को दर्शाना यानी कि कह रहा है आपको कि परिवार, सदस्य, देश, समुदाय, इलाका। तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, एक सदस्य कोई होगा, ठीक है। सदस्य क्या बनेगा, परिवार बनेगा, सदस्य से ही तो परिवार बनेगा, परिवार से समुदाय बनेगा, समुदाय से क्या बनेगा, इलाका बनेगा, और इलाका से देश बनेगा ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि हॉनेस्टी को इतना लिखा जाता है, ठीक है, और पॉवर्टी को इतना लिखा जाता है, तो हॉर्स को क्या लिखेंगे? तो इसका कूट का प्रयोग करके आपको लिखना है, इसका बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जाता है। तो देखिए इसमें से आपको वर्ड देखना है, अगर जो वर्ड इसमें से आ गया, कंप्लीट कर दिया, तो वो वर्ड आपका सही नहीं होगा। तो जो वर्ड नहीं होगा उसमें से वो आपका सही होगा। तो देखिए आपका बी जो है ना, टायर्ड, ये जो है आपका, ये टायर्ड, ये जो है आपका इसमें नहीं मिलेगा। देखिए टी तो इसमें मिल जाएगा, आर भी मिल जाएगा, आई डी भी मिल जाएगा, लेकिन डी नहीं मिलेगा। डी इस पूरे वर्ड में कहीं नहीं है, दैट मीन्स आपका बी हो जाएगा। 50 सदस्यों वाली पंक्तियों में रहीम का स्थान एक ओर से 10वां है। 50 पंक्ति वाली एक रहीम का स्थान क्या है, एक ओर से 10वां है, और दूसरी ओर से उसका स्थान क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, 41वां। सबसे पहले देखिए 50 सदस्यों वाली पंक्ति में रहीम का स्थान एक ओर से 10वां और दूसरे स्थान से कैमा है, दूसरे स्थान से उसका स्थान कितना हो जाएगा, कौन सा होगा, ये पूछा रहा है। तो ठीक है, तो दूसरी ओर से देखिए, तो पहले तो 50 हो गया और दूसरी ओर से उसका 10वां स्थान है, 10 माइनस, ठीक है। और एक हम इसलिए ऐड कर देंगे कि वो जो है
उसका स्थान निकालना है। ठीक है, तो 50 और 10, 50 में से 10 गया 40 हो गया, और एक ऐड कर दीजिएगा, 41वां स्थान हो जाएगा। कौन सा एक नेट दिए गए सेट 21, 36, 15 के जैसा है? तो देखिए ये सेट जैसा कौन सा हो जाएगा, तो मतलब डिस्टेंस देखिए इस तीनों के बीच का जितना अंतर होगा ना, इस ग्रुप में उस वैसा ही एक ग्रुप होगा, जितना इसमें अंतर होगा उसमें इतना ही का अंतर इसमें भी होगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका वो ए हो जाएगा। 46 नंबर देखिए, एक 4 इंच वाले ठोस घन के विपरीत फलकों को जोड़े, लाल, हरा और काला से रंगे। ठीक है, और इनमें से इंच वाले ब्लॉकों घनों में काट लिया गया है, तो कितनी घनों के केवल 3 फलक रंगे गए होंगे? तो ये 8 होगा इसका आंसर, फलक वाला प्रश्न है। 5 व्यक्ति एक सीढ़ी के विभिन्न सोपानों पर बैठे हैं। पी क्यू के निकटतम ऊपर है, टी पी और एस के बीच में है, आर क्यू के एकदम नीचे है और बीच में बैठा हुआ है। तो देखिए मान लीजिए हम एक सीढ़ी बना लेते हैं। टोटल कितने? 5 व्यक्ति हैं। 2 हो गया, 3, 4 और 5 व्यक्ति बना लिए। ठीक है, अब देखिए आपसे कह रहा है कि 5 व्यक्ति सीढ़ी पर बैठा हुआ है, तो सबसे पहले हम पाँचों का एक क्रम लिख लेते हैं। ठीक है, इधर से लिख लेते हैं, इधर से हम उसको जैसे जैसे बोलेगा वैसे बैठा देंगे। तो पी क्यू आर एस टी, 5 हो गया। चलिए अब दूसरा देखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा क्रम से बैठा लिया। अब कह रहा है कि P जो है वो Q के निकटतम ऊपर है। P Q के क्या है? P Q के निकटतम ऊपर है। T P और S के बीच में है। T पहले चलिए इसको मान लेते हैं। P कहाँ पे है? कि P जो है वो नीचे से करते हैं, तो सबसे पहले हम बीच वाला से लेना स्टार्ट करते हैं। चलिए बीच से लेते हैं। तो P की बात हो रही तो P को ले लिए। ठीक है, P Q के निकटतम ऊपर है, तो Q के निकटतम ऊपर है ना, तो नीचे हो जाएगा Q। ठीक है, अब कह रहा है कि T जो है वो P और S के बीच में है। T कहाँ है? P और S के बीच में। तो एक तो P हो गया और इसके बीच में आपका क्या आ जाएगा? S हो जाएगा। इसके बीच में T आ जाएगा। ठीक है, 4 गो हो गया। अब बच क्या गया? तो R जो है Q के एकदम नीचे है, तो Q के एकदम नीचे क्या हो जाएगा? R हो जाएगा, है ना। तो देखिए इसमें से आप बना सकते हैं आसानी से। बीच में कौन बैठा है? तो बीच में कौन बैठा है? आपको दिख रहा है, P बैठा है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमागत रखने से दी गई अक्षरों की श्रृंखला को पूरा करेगा? पहले काउंट कर लीजिएगा, सबका जोड़ा बना लीजिएगा और इसे बना लीजिएगा। इसका आंसर बी निकल के आएगा। यदि फीड का कूट संकेत 20 है, ब्रेड के लिए कूट संकेत क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 49 का 30। यदि 52 गुने 45 30, 73 गुने 21 23 और 84 गुने 52 बराबर 42 हो, तो 62 गुने 63 कितना होगा? तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24। 51 नंबर देखिए कि किस दिए गए प्रश्नों में से विकल्प लुप्त स्थानों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें से लुप्त स्थान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए 27, सबसे पहले ये देखिए 51 नंबर में क्या कह रहा है। इसका आंसर आपका 12 निकल के आएगा। ठीक है, इसका हम एक्सप्लेनेशन दे देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी जाएगा इसलिए। श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें से गलत संख्या आपको ज्ञात करना है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आकृति का अध्ययन करें और 3 सामने वाली संख्या ज्ञात करें। तो ये डाई से प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब देखिए HCM FAK SDG आगे क्या होगा? तो इस प्रश्न का भी आंसर आपका हो जाएगा 54 नंबर का सी हो जाएगा। 55 नंबर का भी आपका बी हो जाएगा। 56 का क्या हो जाएगा? ये आपको समीकरण दिया हुआ है, इसमें परस्पर इक्वेशन को इस ऑप्शन से देख के बदलना है और ताकि 3 आ जाए। तो इस प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। स्टेटमेंट वाली, सूर्य प्रकाश का स्रोत है, तो सूर्य प्रकाश का स्रोत है। उसके बाद प्रकाश का केवल एक स्रोत है, तो आपका क्या होगा? ना तो 1 होगा ना ही 2 होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूर्य प्रकाश का स्रोत है। ठीक है, निष्कर्ष में है चंद्रमा प्रकाश का स्रोत नहीं है, गलत है। प्रकाश का केवल एक स्रोत है, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर आपका ना तो निष्कर्ष 1 होगा ना ही 2 होंगे। अगला देखते हैं 58 नंबर। दी गई श्रृंखला में से लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित वेन आरेख के विष जैव उत्पाद और भोजन के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कुछ जैव उत्पाद विषयुक्त हो सकते हैं और कुछ भोजन योग्य हो सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा।
अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक वर्ण a बराबर 2, b बराबर 4 से शुरू करके क्रम संख्या मान दिया जाता है, तो इंडिया शब्द के लिए वर्ण का कुल मान क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 74। समीकरण के हल करने के लिए चिन्हों का सही समूह बताइए। तो इस प्रश्न का आंसर आपका ए हो जाएगा। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमागत रखने से दी गई अक्षरों श्रृंखला को पूरा करेगा? तो ये भी सेम प्रश्न है, तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स वाला, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जाता है। सेम प्रश्न पीछे बताए हैं, सी हो जाएगा लिजार्ड। किसी कोड भाषा में सियूरिनिक का अर्थ 571, सोररिपिक का अर्थ 413, तो सोर एट द का अर्थ 302, तो पिक शब्द का कोड का प्रयोग क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर आपका 4 हो जाएगा, डी। अब है कि निर्देश प्रश्न 65 से लेकर 69 तक में निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या चुनिए। तो ये इसका प्रश्न का आंसर हो जाएगा 65 का आपका बी। अगला देखते हैं, ऑक्सीजन श्वास लेने के लिए होता है, तो सेम चीज बताइए इसमें क्या हो सकता है? तो ग्लूकोज क्या जल हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर आपका लायन हो जाएगा, सॉरी लायन कहते हैं, LON हो जाएगा, LON। एप्पल 50, तो ऑरेंज का क्या हो जाएगा? ये कूट वाला प्रश्न है। एप्पल सभी का क्रम संख्या ऐड कीजिएगा, 50 आएगा सभी का पोजीशन, ठीक है। तो ऑरेंज का भी पोजीशन ऐड कीजिएगा, जितना भी अल्फ़ाबेट है अलग अलग, सभी का आंसर आपका 60 आएगा। कागज, वृक्ष, शीशा क्या? कागज जो है वो वृक्ष से आता है, तो शीशा कहाँ से? तो रेत से। ये सब जीके टाइप का भी प्रश्न हो सकता है, ठीक है। अब है कि 70 से लेकर 72 में जो आंकड़ा है उसे पढ़कर इस आधारित पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न है आपका कि 50 व्यक्ति के एक समूह में से 18 ट्रेन से काम कर जाते हैं और 26 बस से काम पर जाते हैं, तो 8 व्यक्ति न तो ट्रेन और ना ही बस से जाते हैं, तो केवल ट्रेन से जाने वाले व्यक्ति की संख्या और कुल व्यक्तियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो इस प्रश्न का हम आपको आंसर बता देते हैं। एक्सप्लेनेशन तो वैसे आपको मिल जाएगा, तो इसका सी हो जाएगा आंसर। 71 नंबर का आंसर आपका डी हो जाएगा, डी 40, ठीक है। और 72 नंबर है, कितने व्यक्ति काम पर जाने के लिए ट्रेन और बस दोनों का प्रयोग करते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा, 2। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम शब्द की पहचान करें। तो विषम शब्द इनाम, पुरस्कार, उपहार, दान अलग हो जाएगा, ठीक है। ये सभी देने का चीज़ है, लेकिन ये दान सभी जो है देखिए खुशी पे दिया जाता है, लेकिन दान ये कब किया जाता है? किसी आदमी को दान में दिया जाता है, लेकिन ये प्राउड मोमेंट होता है, ठीक है। दिए गए अगला देखिए, दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। ABC, PQR, DFU, STU, तो फिर ऐसा ही GHI हो जाएगा आपका, GHI, J हो जाना चाहिए, सॉरी GHI, J होना चाहिए, यहाँ पे I दे दिया है, ठीक, ये I ही सही होगा। एक मिनट रुकिए, तो हाँ I वाला ही सही होगा, J नहीं होगा, ठीक है। आंसर में एक्चुअली गलत दिया हुआ था। अब दिए गए अनुक्रम लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो 7, 12, 22, 42, 82, इसमें से आपको देखना है लुप्त संख्या को छांटना है, तो 162 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपका जीके का प्रश्न है, इसे हम देखते हैं। सौर मंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह निम्न में से कौन सा है? तो देखिए हमारे सौर मंडल में जो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा वो शनि हो जाएगा। कौन हो जाएगा? शनि हो जाएगा। जबकि सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो वो बृहस्पति सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, ठीक है। और शनि ग्रह के चारों ओर कितना 7 वलय होता है, जिसकी विशेषता है कि यह आकार में पीले रंग दिखाई देता है। एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त क्या कहलाता है? देखिए एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली जो अर्धवृत्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। निम्न में से कौन सा चट्टान मैग्मा या लावा के जमने से बनती है? तो चूना पत्थर। चूना पत्थर जो है ये मैग्मा या लावा के जमने से चट्टान अग्नि चट्टान कहलाती है। क्या कहलाती है? अग्नि चट्टान, जिसमें कि ग्रेनाइट, बेसाल्ट, साइनाइट, डायोराइट, ग्रेबो ये सभी हो जाएगा। अटलांटिक महासागर की जलधारा निम्न में से कौन नहीं है? तो अटलांटिक महासागर की जलधारा इसमें से कौन सा नहीं है? अगुलहास नहीं है। ये जो है ना हिंद महासागर की गर्म जलधारा है और अस्थायी जलधारा है। जबकि गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा,
अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है, और बेंगुएला जो है जलधारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। ठीक है। भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है, वो कौन सी नदी है भारत की एकमात्र? वो लूनी नदी है, जो क्या हो जाता है, ये जो है इसकी सहायक नदी जोवाई, सुकरी और जोजरी है। लूनी की सहायक नदी क्या है? नदियाँ जो है जोवाई है, एक हो जाएगा जोवाई, दूसरा सुकरी हो जाएगा सुकरी, और एक है जोजारी जोजारी। ये तीन इसकी सहायक नदी है, क्योंकि कच्छ के रण में जाके ये लुप्त हो जाती है। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चुलिया जलप्रपात जो है ये चंबल नदी पर है। किस पे? चंबल नदी पे। चुलिया और पुनासा ये दोनों जो है चंबल नदी पर स्थित है, जबकि धुआंधार और यन्ना जलप्रपात नदी नर्मदा नदी पर है। ठीक है। अब है आपका अमृत क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए ये प्रश्न करंट का प्रश्न है। ठीक है, अभी काफ़ी चर्चा में है। अमृत क्रांति का संबंध देखिए आप लोग अभी इसमें से क्या गेस कर सकते हैं? वैसे इसका आंसर आपका नदी जोड़ो परियोजना से होगा। ठीक है, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। नदी जोड़ो परियोजना। फल उत्पादन के लिए सुनहरी क्रांति है, मसाला उत्पादन के लिए बादामी क्रांति है, बागवानी के लिए स्वर्ण क्रांति है। अगला देखिए कि भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का कथन था कि भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्या किया? योगदान दिया। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है? तो देखिए हम लोग जो किरोसिन तेल का यूज़ करते हैं, अगर उसमें ऑक्सीजन रहेगा तो क्या ऑलरेडी वो आग लगता ही रह जाएगा, कि उसको हम स्टॉक करके नहीं रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है इसमें अनुपस्थित होता है, जिसे अगर हम जलाने के लिए करते हैं तो वो हमारे वायुमंडल से ऑक्सीजन लेता है, फिर ये जलता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है? बहुत इजी प्रश्न है। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। कैसे लिखते हैं? N2O इसको लिखा जाता है। और ये कैसा गैस होता है? रंगहीन गंधहीन गैस होता है। और इसका खोज किसने किया था? जोसेफ प्रिस्टले ने इसका खोज किया था 1793 में। इसके बारे में इतनी जानकारी काफ़ी है। आगे देखिए 86 नंबर, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक लेवेजियर को कहा जाता है, और ज्वलनशीलता में ऑक्सीजन की भूमिका की खोज के लिए विशेष रूप से प्रख्यात हैं। और उन्होंने क्या किया था? रासायनिक तत्वों के नाम रखने की पद्धति की भी शुरुआत की थी। किसने? लेबोजियर ने। निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी धातु है? तो देखिए सबसे भारी धातु की अगर हम बात करें, धातु की बात अगर हम करें, तो इसमें जो प्लेटिनम हो जाएगा वो सबसे भारी धातु हो जाएगा। ठीक है, प्लेटिनम सबसे भारी धातु हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। वैसे असामियम जो होता है सबसे भारी होता है, उसका जो घनत्व होता है ना वो 22.60 होता है। ठीक है, तो ऑसेमियम इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन जो है अब उसमें अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो वो प्लेटिनम का हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो ओसोमियम में होता है। कितना? 22.60 होता है इसका घनत्व। अब देखिए कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल का नाम क्या है? तो कार के बैटरी में जो अम्ल होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, और इसका रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं हम लोग? H2SO4 लिखते हैं इसे, और यह विद्युत अपघटक के रूप में प्रयुक्त होता है। बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है? तो बेकेलाइट जो है ये फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, किसके? फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से बनता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। बेकेलाइट फिनॉल, फिनॉल को कैसे लिखते हैं? C6H5O4, ये फिनॉल का जो है रासायनिक सूत्र है। और अगर हम बात करें फॉर्मल्डिहाइड का, तो इसको लिखते हैं HCHO, कैपिटल लेटर में होता है। ठीक है, तो ये दोनों जो है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, ये इसका संघनक बनाता है। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो टेफ्लॉन जो है वो टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोएथिलीन, इसे कैसे लिखते हैं? देखिए टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोएथिलीन, CF2 डबल बाउंड होता है इस दोनों के बीच, और CF2 ये इसका होता है। ठीक है, और ये एकल बहुलक है। कैसी बहुलक है? ये एकल बहुलक है ना, क्योंकि इसमें परमाणु संख्या जो है वो 1 है। भारत में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? पॉलिटी का प्रश्न है कि हमारे भारत में जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन है और इसका संबंध किस व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो ये प्रश्न का आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। भारत में राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन की व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, जबकि राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है? तो भाग
भाग जो 20 है, भाग 20 में जो है संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। भाग अगर हम बात करें 17 का तो राजभाषा है, भाग 18 में आपात उपबंध है, भाग 20 में संविधान संशोधन है और भाग 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम, हिंदी में प्रतिकृतित पाठ और निरसन। ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद, जिसको हम लोग इंटर स्टेट काउंसिल कहते हैं, इसका गठन प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 263। ये आर्टिकल 263 जो है इसमें अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। अगर हम 262 की बात करें तो इसमें जो विवाद होता है अंतर्राज्यीय जल विवाद से संबंधित है, अंतर्राज्यीय जल विवाद से संबंधित है। उसके बाद 266 की अगर हम बात करें तो ये संचित निधियां से है, संचित निधियां से। और 267 में आकस्मिक निधि है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था है? तो देखिए कि अभी चार स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था जो है मात्र एक राज्य में है और वो राज्य है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है। बाकी सभी जगह पे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पे जो है 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। सबसे पहले यहाँ पे अंचल पंचायत है, फिर आंचलिक परिषद है, जिला परिषद होता है, फिर ग्रामीण होता है। ठीक है। तो इसमें 4 परिषद होता है। और ये 4 वाला जो था, 4 स्तरीय वाला, ये कौन सी समिति ने दिया था? तो ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे कौन सी समिति से संबंधित है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है। सबसे पहले देखिए कि उसमें मतलब जरूरी क्या क्या है। उसकी आयु 35 वर्ष हो, वो देश का नागरिक हो, लोकसभा के सदस्य चुने जाने योग्यता रखता हो, लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं हो, मूर्ख भी होगा चलेगा। ठीक है। तो हम सभी लोग चलेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में, मतलब उम्मीदवार बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं हैं। गजब। देश के नेता के लिए भी पढ़ा लिखना होना जरूरी होना चाहिए। तो अभी जो राष्ट्रपति के चुनाव होने वाला है और इसमें जो है प्रथम महिला भी बनेगी, जो कि आपका किससे संबंधित होगी? तो ये एक जो होगी अनुसूचित जाति से होगी, सॉरी अनुसूचित जाति कहते हैं, आदिवासी समाज की ये पहली महिला होगी। कैसी होगी? आदिवासी समाज की ये पहली महिला होगी। और इनका जन्म जो है उड़ीसा में हुआ था। ये झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं और इनका नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, जिनका शपथ ग्रहण होगा राष्ट्रपति के रूप में। उसके बाद है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है अटॉर्नी जनरल, जो आर्टिकल 76 के 2 में दिया हुआ है ना। अटॉर्नी जनरल आर्टिकल कौन सा है? 76 का 2 में है। उसके बाद देखिए 97 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है? तो 525 से बढ़ाकर 545 जो कर दिया गया है वो 31वां संविधान संशोधन, किससे? 31वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला देखते हैं कि राज्य के विधानसभा के सत्रावासन का अध्यादेश किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य में विधानसभा का जो सत्रावासन होता है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। उसके बाद है, विष्णु पुराण निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? तो विष्णु पुराण का संबंध जो है आपका वो मौर्य वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण का मौर्य वंश से संबंधित है। जबकि आंध्र सातवाहन वंश से मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण किसका है? आंध्र सातवाहन वंश से। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गुप्त वंश का, वायु पुराण से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। अब है कि प्रयाग स्तंभ अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो प्रयाग स्तंभ लेख जो है ये आपका समुद्रगुप्त से संबंधित है। किससे? समुद्रगुप्त से संबंधित है। और प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से है। जूनागढ़ जो है ये जूनागढ़ अभिलेख रुद्रादामन का है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रादामन का है। उसके बाद गौतमी बालश्री का जो हो जाएगा नासिक का हो जाएगा, है ना, नासिक का। और पुलकेशिन द्वितीय का क्या है? एहोल हो जाएगा। एहोल पुलकेशिन द्वितीय का है। तो देखिए ऑप्शन से इसको आपको याद कर लीजिएगा, और सबको अगर ऐसे याद नहीं भी रहता तो ऑप्शन से भी आप लोग बना सकते हैं। अशोक के किस अभिलेख में धम्म की व्याख्या की गई है? तो अशोक का जो 14वां शिलालेख है इसमें धम्म की व्याख्या, 11वां शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। किसमें? 11वां में। और 14वां जो है वो धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया गया है, धार्मिक जीवन बिताने के लिए। छठा की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि आत्मनिरंतर का है, आत्मनिरंतर। और 9वां में आपका हो जाएगा सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार। ठीक है। तो 11वां इसका करेक्ट आंसर है। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया था? तो सर्वप्रथम दिल्ली में अमीरों का जो दमन किया गया था वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम दिल्ली में इल्तुतमिश ने अमीरों का दमन किया, कुतुब मीनार का निर्माण को पूरा करवाया, एकता प्रणाली चलाया,
40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जिसे तुर्कान-ए-चिहलगानी नाम दिया गया। तो ये सभी इल्तुतमिश का महत्वपूर्ण कार्य था। ठीक है, और सबसे पूछे कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये किसका, तो ये इसका कुतुब मीनार का निर्माण नहीं करवाया था, इसकी नींव डाली थी। तो नींव कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, लेकिन पूर्ण इसको इल्तुतमिश करवाया था। निकोलो कोंटी निम्न में से किस शासक के समय विजयनगर आया था, तो निकोलो कोंटी जो है ना, ये देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के शासनकाल में, है ना। और अब्दुल रज्जाक जो आया था वो देवराय द्वितीय के समय, अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय। और डोमिंग पायस देवराय उसके बाद देख डोमिंग पायस कृष्ण देवराय के समय आया था। और नूनीज अच्युत राय के समय में, नूनीज अच्युत राय। अगला देखिएगा, अकबर द्वारा इलाही संबत की शुरुआत कब की गई थी, तो अकबर के द्वारा इलाही संबत का शुरुआत 1583 में किया गया था। और इलाही संबत का शुरुआत 1583 में किया गया। और दीन इलाही का स्थापना कब हुआ था, 1582 में दीन इलाही का। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए 1575 में क्या हुआ था, इबादत खाना की स्थापना हुई थी, इबादत खाना। और 1579 में जो हुआ था वो मजहर की घोषणा हुई थी, मजहर की घोषणा 1579 में। ठीक है, अगला देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो जब मैसूर युद्ध हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे, सॉरी लॉर्ड डफरिन कहते हैं, एक मिनट ऑप्शन भी नहीं है। लॉर्ड डफरिन का यह मानना था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व होता है। ये अगला प्रश्न का आंसर हम देख लिए थे, इसलिए सॉरी। इसका देखिए यह आंसर हो जाएगा आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, है ना। कब हुआ था, तो 1780 से लेके 1784 के बीच हुआ था आपका ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, और इस समय भारत के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। और 1784 में मंगलोर की संधि के साथ ये युद्ध की समाप्ति हो गया था, 1784 में। देखिए हम इसका आंसर बोल दिए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए, किसने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, तो लॉर्ड डफरिन का कहना था कि कांग्रेस जो है वो केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है वो एमजी रनाडे के द्वारा, किसके द्वारा, एमजी रनाडे के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1867 में। अगला प्रश्न देखिएगा, पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था, तो पहली बार वंदे मातरम 1896 में गाया गया था। ठीक है, कांग्रेस 1896 में जो अधिवेशन कोलकाता में हुआ था वहीं पे, जिसके अध्यक्ष कौन थे, रहीमतुल्ला इसके अध्यक्ष थे, रहीमतुल्ला इसके अध्यक्ष थे। मैथ का प्रश्न है, इसका हम आंसर बता देते हैं। 109 का बी हो जाएगा। और 110 का आपका आंसर हो जाएगा क्या, 110 का डी हो जाएगा। 111 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 112 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। और 113 के क्या हो जाएगा, 113 का आपका बी हो जाएगा। 114 का देखिए सी हो जाएगा। 115 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ए। और 116 का आपका आंसर हो जाएगा 116 का बी। 117 का क्या होगा, तो 117 का बी, 117 का भी बी हो जाएगा। और 118 का जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 89 रुपया। 119 नंबर प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा। और 120 का क्या हो जाएगा कि त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात इतना है और त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका ए हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। 121 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 122 नंबर हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 122 का सी हो जाएगा। 123 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, 123 का डी हो जाएगा। और इसका सी तो आंसर बता ही दिए हैं। 124 का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 124 का आपका हो जाएगा सी, केंद्रक। किसी त्रिभुज की माध्यमिका का संगम बिंदु क्या कहलाता है, तो केंद्रक कहलाता है ना। अगला प्रश्न देखिएगा 125 नंबर, यदि cos थीटा बराबर 1/3 तो sin थीटा प्लस tan थीटा का मान कितना होगा, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। 126 नंबर का बी हो जाएगा। 127 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सी 9 सेंटीमीटर। और 128 का भी सी हो जाएगा। 129 नंबर प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
और 130 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 130 का ए हो जाएगा। 131 का आपका डी हो जाएगा। 132 नंबर प्रश्न का आंसर आपका सी हो जाएगा। और 133 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं 138 नंबर, 138 कहते हैं 134 नंबर। देखिए 134 में कह रहा है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका राजस्थान में है। कहाँ पे? राजस्थान इसका करेक्ट आंसर है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सांबर झील, आर्द्रभूमि स्थल राजस्थान में स्थित है। ये सभी आर्द्रभूमि स्थल है। ठीक है। उसके बाद देखिए भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो भारत का चावल के कटोरे के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये हो जाएगा कृष्ण गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र को। कृष्ण गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र को भारत के चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है। और कृष्ण एवं गोदावरी नदियाँ प्रति वर्ष जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती है, जिससे क्या होता है? ये काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है। अगला देखिए रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि से किसकी आयु का पता लगाया जाता है? तो जीवाश्म का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन डेटिंग पता होगा आप लोगों को, C14 इसका होता है। अगला देखते हैं विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल संरक्षण दिवस हम लोग 22 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। और ये जो है किसके द्वारा पर्यावरण दिवस किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास की जो बैठक हुई थी स्वच्छ जल हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का निर्णय वहीं पे लिया गया था। ये 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो में सबसे पहले आयोजित किया गया था। कब? 1993 में। ये 22 मार्च से मनाना स्टार्ट हो गया था 1993 से। ठीक है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए गैसों में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का हम लोग उपयोग करते हैं पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए। अगला देखिए कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा है। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1995 में इसका स्थापना हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाए गए थे। और इससे पहले इसका नाम क्या था? GATT, गैट इसका नाम सबसे पहले था। अगला देखिए विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस जो है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। एयरफोर्स एकेडमी भारत में कहाँ स्थित है? तो एयरफोर्स एकेडमी भारत में हैदराबाद में स्थित है। जबकि एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज बेंगलुरु में है और एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कोयम्बटूर में है। अगला देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का स्थापना 1984 में किया गया था। उसके बाद अगर पूछे कि राष्ट्रीय कैडेट कोर जिसको हम लोग NCC कहते हैं, इसका स्थापना 1948 में हुआ था, NCC का। ठीक है। अब 2010 में किसका स्थापना हुआ था? NGT का स्थापना 2010 में हुआ, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का। और BSF का 1965 में हुआ था। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए विजय घाट किसके साथ? तो कोई बहादुर होगा, तो विजय घाट का संबंध किससे हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री से। अभय घाट का संबंध किससे है? अभय घाट का संबंध मोरारजी देसाई से हो जाएगा। चैत्रा भूमि का संबंध आपका हो जाएगा BR अम्बेडकर से, चैत्रा भूमि। और कर्म भूमि का शंकर दयाल से हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए इसका आंसर बता देते हैं, तो ऑप्शन मिला दिए, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए कि मैट्रिक्स को पूरा करने के लिए 4 विकल्प में से एक उपयुक्त आकृति का चयन कीजिए। देखिए तो इस प्रश्न का आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 145 नंबर, ज्ञात कीजिए आकृति X दिए गए टुकड़े में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? तो इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 146 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 147 नंबर है कि वह वैकल्पिक आकृति ज्ञात कीजिए जिसके भाग के रूप में आकृति X है। तो इस 147 का भी आंसर आपका ए हो जाएगा। और 148 देखिए कह रहा है कि उत्तर आकृति में से एक उपयुक्त आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर ले। तो आकृति दिया हुआ आगे वाला इसमें क्या होगा ये आपको देखना है। तो इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा। 49 में है 4 विकल्प में से पता लगाइए कि जब शीट को बिंदीदार रेखा पर मोड़ जाता है तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा। मुड़कर काटिएगा तो आकृति जो बनेगा उसे आपको दिखाना है, बी हो जाएगा इसका आंसर। एंड लास्ट प्रश्न है
कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संयोजन के दर्पण प्रतिबिंब से काफ़ी मिलता जुलता है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 150 प्रश्न था आपका, समाप्त हो गया है। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के साथ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो रहा होगा तो उसे आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ना हो। चलिए, और साथ में आज आप लोगों को बता दें कि स्पीडी का जो पार्ट 2 वीडियो है वो आप लोगों का आने वाला है, स्पीडी सामान्य ज्ञान का। तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा, शाम तक आप लोगों को वीडियो उसका मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।